बगैर दांतों वाली बला। ये उस पुराने जमाने की दास्तान है जब इंसान कुत्तों पर यकीन नहीं करते थे और उन पर सिर्फ हिफाजत के लिए ही मुनहसर रहते थे। जब कुत्ते ज़ईफ हो जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे, तब इंसान उन्हें तन्हा ही जंगलों में छोड़ दिया करते थे रहने बसने के लिए। एक दफा एक किसान जिसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम लियोनार्डो था, जब वो ज़ईफ हो चुका और उसके दांत भी खत्म हो गए, जिस वजह से वो अब किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं सकता था। एक रोज किसान अपनी बेगम के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बेगम को कुत्ते पर रहम आया और उसने कहा, उसने इतने साल हमारी हिफाजत की है, हमारा वफादार बना रहा है, हमें उसे वो देना चाहिए जो उसने कमाया है। क्या? तुम जरा भी अक्लमंद नहीं हो। इसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, इसलिए दुनिया में ऐसा कोई चोर नहीं जो इससे खौफ खाए। इसने हमारी बहुत खिदमत की है, अब इसे अलविदा कहना चाहिए। उस बेचारे कुत्ते ने धूप में लेटे हुए किसान की तमाम बातें सुन ली। उसे बुरा लग रहा था कि कल उसका इस घर में आखिरी दिन होने वाला है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भेड़िया, जिससे मिलने के लिए वो अक्सर शाम में जंगल जाया करता था और अपनी किस्मत की गमज़दा दास्तानें उसे सुनाने लगता। भेड़िए ने कहा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है। कल सुबह जल्द जब तुम्हारा मालिक अपनी बेगम के साथ घास का ढेर बनाने निकलेगा और उसके साथ अपना छोटा बच्चा भी ले जाएगा, इस दौरान घर में कोई नहीं होगा। जब उसके वालिदैन मसरूफ रहेंगे तो बच्चे को वो साये में बिठाएंगे। तुम वहीं मौजूद रहना उसकी हिफाजत करने के लिए। फिर मैं जंगल से बाहर निकलकर बच्चे को उठा लूंगा। तुम फौरन ही मेरा पीछा करना और बच्चे को मुझसे छीन लेना। मैं तुम्हें बच्चा लौटा दूंगा और तुम उसको उसके वालिदैन के पास ले जाना। फिर वो सोचेंगे कि तुमने ही बच्चे को बचाया है और वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते को ये तरकीब पसंद आई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने तय किया। भेड़िए को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखकर किसान चिल्लाने लगा, लेकिन जब लियोनार्डो बच्चे को वापस ले आया तो वो खुशी से झूम उठा और उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, आराम कर सकते हो। और उसने अपनी बीवी से कहा, घर जाओ, ज़ईफ लियोनार्डो के लिए सूप बनाओ ताकि उसे चबाना ना पड़े, और मेरा तकिया आना ताकि वो उस पर आराम कर सके। उस रोज के बाद ज़ईफ लियोनार्डो बहुत मजे में रहने लगा, जितना शायद उसने सोचा भी नहीं था। उसके बाद फौरन ही भेड़िया उससे मिलने आया और सब कुछ सही देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले तुम अपनी आंखें बंद रखना जब मैं तुम्हारे मालिक की एक मोटी सी भेड़ उठा ले जाऊंगा। मैं वादा नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक का वफादार रहूंगा। मैं इस पे बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ। भेड़िए को महसूस हुआ कि ज़ईफ कुत्ता उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए एक रात वो खामोशी के साथ आया और भेड़ को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वफादार लियोनार्डो ने किसान को भेड़िए के इरादे को बता दिया, इसीलिए किसान ने उसे जकड़ लिया और अनाज पीटने वाली संटी से उसे पीटने लगा। भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन वो कुत्ते से कहने लगा, अब तुम्हारी खैर नहीं धोखेबाज, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली ही सुबह भेड़िए ने कुत्ते के करीब एक जंगली सुअर को भेजा जो उसे जंगल में बुलाने लगा। भेड़िए और कुत्ते के दरमियान जो करार हुआ था वो कुत्ते ने तोड़ा था, ऐसा भेड़िए को महसूस हुआ। ज़ईफ कुत्ते की तरफ से बात करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक 3 पैरों वाली बिल्ली के। जब दोनों वहाँ से बाहर निकले तब बेचारी बिल्ली लंगड़ा कर उसके साथ चलने लगी और दर्द की वजह से उसने पूंछ हवा में तान ली। भेड़िए और उसका दोस्त पहले से ही वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दुश्मनों को अपने करीब आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वो अपने साथ एक तलवार लेकर आए हैं। उन्होंने बिल्ली की तनी हुई दुम को तलवार समझ लिया और जब बेचारी बिल्ली अपने 3 पैरों पर उछलने लगी तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई मारने के लिए पत्थर उठा रही है, इसीलिए वो दोनों बहुत डर गए।
जंगली सुअर झाड़ी के दरमियान छिप गया और भेड़िया कूदकर दरख्त पर चढ़ने लगा। तब कुत्ता और बिल्ली वहाँ पहुँचे और वहाँ किसी को भी ना पाकर वो हैरान ज़दा रह गए। जंगली सुअर बुरी तरह से झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वो छुप ही नहीं पा रहा था। उसका कान अब भी नजर आ रहा था। जब बिल्ली ने गौर किया तो सुअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली को लगा कि वहाँ कोई चूहा है और वो फौरन ही उस पर कूद पड़ी। जंगली सुअर भागने लगा और दर्द के मारे खूब चीखने लगा। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, भेड़िया ऊपर है। कुत्ते और बिल्ली ने उस दरख्त पर देखा तो उन्हें भेड़िया नजर आया। वो डरा होने की वजह से वो डरा हुआ था और बेहद शर्मिंदा भी था। फिर उसने कुत्ते के साथ दोबारा से दोस्ती कर ली। फिर वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे और एक रोज ज़ईफ लियोनार्डो अपने मालिक और उसकी बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी खत्म हुई। बहुत वक्त पहले की बात है। बहुत पहले किसी अनजान इलाके में एक छोटा सा देहात था। इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा। वहाँ फसल काटने के बाद लोग जश्न मना रहे थे। मौसीकी का आलम था। लोग रक्स कर रहे थे, गा बजा रहे थे। देहात में अल्बर्ट नाम का एक बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़का था, जिसके साथ रक्स करने के लिए लड़कियां कतार में खड़ी रहती। लेकिन देर शाम उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। तुम यहाँ की तो नहीं लगती, है ना? नहीं। फिर कहाँ से? बहुत दूर से। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन रात भर बिना रुके दोनों एक दूसरे के साथ नाचते रहे और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। शायद दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे थे। लेकिन तभी बाहर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। मुझे जाना चाहिए। अभी ठहरो, मौसीकी अभी जारी है, चलो रक्स करें। अचानक कमरे के तमाम दरवाजे खुले और बादशाह के सिपाही तलवार और भाले लेकर अल्बर्ट और लूसी की जानिब बढ़ने लगे। फिर कमरे में मौजूद तमाम लोग नीचे झुक गए। ये क्या हो रहा है? अपने हाथ मेरी दुख्तर से दूर करो। सिपाहियों ने अल्बर्ट को लूसी से दूर किया और उसे जमीन पर डाल दिया और फिर उन्होंने अपनी तलवार और भाले उसकी जानिब बढ़ा दिए। अब्बा, उसे कुछ मत करिए। अल्बर्ट हैरान ज़दा था। बादशाह जॉर्ज तुम्हारे वालिद हैं? बादशाह जॉर्ज ने लूसी को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और कहा, तुम मेरी बेटी से दूर हट जाओ, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि एक काश्तकार से अपनी दुख्तर की शादी करूँगा? क्यों नहीं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। बेवकूफ लड़के, शहजादी की शादी किसी देहाती से नहीं होती। शहजादी किसी खानदानी, सिपाही या किसी रईस से शादी करती है। उसके बाद बादशाह जॉर्ज लूसी को खींचकर दरवाजे तक ले गए। बादशाह सलामत, अगर मैं दौलतमंद बन जाऊं तो क्या आप अपनी दुख्तर की शादी मुझसे करेंगे? बादशाह जॉर्ज वहीं रुक गए और उसकी जानिब घूमे। उन्होंने लम्हा भर के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुराने किले की तिजोरी में खजाना है। अगर तुम वहाँ जाकर ताज के हीरे मुझे लाकर दे सको, बाकी का सारा खजाना तुम रख सकते हो। मेरी दुख्तर से शादी कर सकते हो। फिर तो मैं करूँगा। देखते हैं। फिर बादशाह जॉर्ज और शहजादी वहाँ से चले गए। कमरे में इस कदर खामोशी छा गई थी कि किसी ने आवाज भी नहीं की। तमाम अल्बर्ट को देखने लगे। हर कोई मुझे क्यों देख रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? क्या तुम जानते हो बादशाह जॉर्ज ने पुराना किला क्यों छोड़ दिया था? क्यों? क्योंकि एक ड्रैगन ने वहाँ अपना मस्कन बनाया था। एक ड्रैगन? बादशाह मुझे क्यों भेजेंगे खजाना लाने अगर वहाँ एक ड्रैगन है? वो नहीं चाहते कि उनकी दुख्तर की शादी तुमसे हो। वो चाहते हैं ड्रैगन तुम्हें जला दे। अल्बर्ट दरवाजे की जानिब गया। फर्क नहीं पड़ता, मुझे लूसी पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। हालांकि अल्बर्ट बहुत ज्यादा शातिर तो नहीं था, लेकिन उसका इरादा बेहद मजबूत था। अगले ही रोज अल्बर्ट पुराने किले की जानिब जाने लगा। फिर उसे समझ में आया कि वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वो हजारों मील दूर था और रास्ते में खतरनाक बर्फीले दरिया भी थे। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है।
बर्फीले दरिया पार करते हुए वो ठंड से जैसे जम ही गया था। यकीनन अल्बर्ट ज्यादा शातिर नहीं था, लेकिन जब वो दरिया की दूसरी जानिब पहुंचा तो वहां से गिरा और वो गिरते 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 नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगी। बर्फीले दरिया में गिरने तक उसकी आंखें नहीं खुली। जब अल्बर्ट को यकीन हुआ कि वो ठंड से डूबने या मरने वाला है, तभी बर्फीला दरिया यकबयक जोर जोर से बहने लगा। ओह नहीं, मेरी तलवार तो खो गई। अब ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अब उसका सामना कैसे करूंगा? चंद ही लम्हों के बाद वो तैरकर डूबने से बच गया और वो नजदीक के ही दूसरे किनारे पर तैरकर पहुंच गया और किनारे पर कूद गया। ओह, अब मैं देख सकता हूँ किले की ऊंची दीवार। उसे ड्रैगन की सांस से जली हुई घास नजर आई। यकबयक अल्बर्ट को ड्रैगन के बड़े पंखों के फड़फड़ाने की और उसके कदमों के रखने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लकड़ी के पोले हिस्से में छुपना चाहिए। लकड़ी ने आग पकड़ ली थी, लेकिन अल्बर्ट को कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम उसे गर्माहट तो हासिल हो ही रही थी। ओह, मुझे ड्रैगन के पंखों की आवाज बंद होने तक यहीं रुकना चाहिए। लिहाजा वो उस पोली लकड़ी से बाहर की तरफ आया और उसे जलता हुआ देखने लगा और फिर सोचने लगा कि बिना तंदूर बने वो उस ड्रैगन को कैसे चकमा देकर खजाने तक पहुंच जाए। मुझे ड्रैगन का मस्कन तलाश करना होगा। अरे वहां पर क्या है? वो तो एक तिजोरी है जहां बादशाह का खजाना छुपा है। अब अल्बर्ट करीब के ही एक मक्के के दहकान से एक पुतला ले आया। अंधेरी रात में वो पुतले को किले के अंदर ले गया और उसे खजाने के सामने वाली दीवार पर रख दिया ताकि ड्रैगन को वो बआसानी नजर आए। ये क्या है? एक टंकी? मैं इस टंकी के ढक्कन को काटकर ड्रैगन के जितने करीब हो सकता है ले जाऊंगा। अब उसने एक गुफा देखी और उसमें जाकर वो सो गया। अगली सुबह उसे तेजी से पैरों के रखने की आवाज आई। उसकी उम्मीद के मुताबिक जब ड्रैगन जागा तो उसे लगा कि किले की दीवार पर कोई पुतला नहीं बल्कि आदमी है। वो पुतले की जानिब बढ़ने लगा। हो, मैं अब ड्रैगन को नजर नहीं आ रहा। मैं जल्दी से टंकी से बाहर निकलूंगा और खजाने तक भाग जाऊंगा। दूसरी तरफ वो खजाने को गुफा तक ले गया जब तक पुतला तंदूर बन रहा था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकला और बेतहाशा चीखने लगा। अरे ड्रैगन, इधर देखो, यहाँ आओ, मुझे पकड़ो। फकत इतना सुनकर ड्रैगन तेजी से उसकी जानिब मुड़ा और उड़कर उसकी तरफ आया, जब तक अल्बर्ट उसकी नजरों से दूर हो चुका था। जब ड्रैगन ने आकर खजाने के दरवाजे में अपना सर अंदर डाला, तब अल्बर्ट ने ड्रैगन का सर एक शह से ढक दिया। जब ड्रैगन ने अंगारे बरसाए, तब उस शह में आग लग गई और वो ड्रैगन पर ही बरस गई और ड्रैगन ने अपने आप का ही तंदूर बना लिया। यकीन नहीं होता ये काम कर गया। अब मैं घर लौटूंगा और बादशाह से पूछूंगा क्या मैं शहजादी से शादी कर सकता हूँ। वो बादशाह जॉर्ज के दरबार में पहुंचा और उसने सिपाहियों को लकड़ी के संदूक में रखा हुआ खजाना लाने के लिए कहा। अल्बर्ट ने बादशाह को ताज के हीरे दिखाए। ओह, मैंने ड्रैगन को मार दिया और मैं अब बहुत दौलतमंद आदमी हूँ। और बस उसी लम्हे शहजादी लूसी ने कमरे में आकर अल्बर्ट को गले लगा लिया। शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। तो बहुत शातिर न होने के बावजूद भी अल्बर्ट उस लड़की से शादी कर सका जिससे वो मोहब्बत करता था और उसे बहुत सारा खजाना मिला और वो तमाम हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। एक जमाने में एक नौजवान मुसाफिर था जो पूरी दुनिया घूमने के लिए यहाँ वहाँ सफर करता था, क्योंकि उसे अलग अलग ममालिक देखने का शौक था। एक रोज जब वो चल रहा था तब उसे एक बक्सा हासिल हुआ। उसने बक्सा खोला और जादुई बक्सा उससे कहने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? वो बहुत डर गया, लेकिन उसने बक्से को फेंका नहीं, बल्कि उसने उसे बंद किया और अपनी जेब में आहिस्ता से रख लिया। फिर वो आगे की जानिब बढ़ा और जैसे जैसे वो सफर करता गया उसने अपने आप से कहा, अगर बक्से ने मुझसे दोबारा दरियाफ्त किया कि मुझे क्या चाहिए तो मुझे मालूम है कि उससे क्या मांगना है। इसीलिए उसने दोबारा जादुई बक्सा लिया और उसे खोला। तुम्हें क्या चाहिए?
मेरी टोपी सोने से भर दो। और फौरन ही उसकी टोपी में सोने के सिक्के भर गए। तो अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। वो आगे का सफर तय करता गया, करता गया, करता गया, घने जंगलों से, और आखिरकार एक खूबसूरत महल के सामने आकर पहुंचा। महल में एक बादशाह रहता था। नौजवान मुसाफिर महल के चक्कर लगा रहा था। बादशाह की नजर उसकी जानिब पड़ी तो उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं सिर्फ आपका महल देख रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही महल चाहिए ना? नौजवान मुसाफिर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ और शब आई तो उसने जादुई बक्सा खोल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए एक महल बनाओ जिसकी दीवारें सोने की हों और ईंटें हीरे की, और उसका सारा सामान सोने का हो। उसकी बात खत्म होते ही बिल्कुल बादशाह के महल के रूबरू एक दूसरा महल दराज हुआ, बिल्कुल वैसा जैसी उसकी ख्वाहिश थी। जब बादशाह नींद से बेदार हुआ तो इतना शानदार महल देखकर वो हैरान रह गया। वो महल आफताब की किरणों सा रोशन चमक रहा था। लिहाजा बादशाह नौजवान मुसाफिर से मुलाकात को गया। उसने मुसाफिर से कहा कि वो एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था और उम्मीद करता है कि वो दोनों साथ साथ रहेंगे, और बादशाह उसे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत भी देगा। तो फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बादशाह चाहता था। नौजवान मुसाफिर की शहजादी से शादी हो गई और वो तमाम सोने के महल में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन बादशाह की बेगम नौजवान मुसाफिर और शहजादी से हसद करती थी। शहजादी ने अपनी अम्मी से जादुई बक्से के मुतालिक कहा जिसने उन्हें तमाम चीजें दी हैं, और मलका ने अपने नौकर को रिश्वत देकर जादुई बक्सा चुराने के लिए कहा। नौकर ने बहुत गौर से देखा हर शब बक्सा कहाँ रहता है। एक शाम उसने इंतजार किया और उसे चुराने की कोशिश की। जब तमाम लोग सो रहे थे तब नौकर ने बक्से को चोरी कर लिया और अपनी मालकिन के पास ले आया। मलका ने बक्से का ढक्कन खोला तो बक्से से आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? सुर्ख समंदर के उस पार तक मुझे मेरे शौहर और मेरे नौकरों के साथ इस खूबसूरत महल के साथ ले चलो, लेकिन मेरी बेटी और उसके शौहर को पीछे छोड़ दो। जब शहजादी और उसके खाविंद की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को पुराने किले में पाया और जादुई बक्सा वहाँ से गायब था। नौजवान मुसाफिर घोड़ी पर सवार हुआ और अपनी जेब में जितने भी सोने के सिक्के भर सकता था उसने भर लिया और अपने आसपास के तमाम ममालिक में तलाश किया, लेकिन जादुई बक्सा कहीं नहीं मिला। बहुत जल्द उसकी तमाम दौलत खत्म हो गई, लेकिन वो आगे की जानिब सफर करता रहा जब तक उसका घोड़ा उसे ले जा सकता था। किसी ने उससे कहा कि उसे एक जिन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जिन तो दूर तक सफर कर सकता है और शायद वो उसकी कुछ मदद भी कर पाए। इसीलिए वो बहुत दूर गया और जिन तक पहुंच गया। वहाँ उसे एक ज़ईफ खातून मिली जिसने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेटे? जिसे देखे वो उसे खा जाता है। तुम होशियार हो तो यहाँ से भाग जाओ और वापस मत लौट कर आना। लेकिन नौजवान ने उसे अपनी गमज़दा दास्तान सुनाई और कहा, शायद आपके बेटे ने सोने का वो महल देखा होगा। जब वो ये आखिरी बात कर रहा था तब जिन वहाँ पर आ पहुँचा और उसने कहा कि एक लजीज इंसान की खुशबू आई है और लगा कि खाना खाने का वक्त हो गया है। लेकिन उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि इस मासूम ने तो अपना सब कुछ खो दिया है और वो इतना फासला तय करके तुम्हारी मदद के लिए आया है। ज़ईफ औरत ने नौजवान से कहा कि तुम बगैर डरे आगे आओ और उसका सामना करो। वो हिम्मत के साथ जिन के सामने आया और उसने पूछा कि क्या उसने एक सुनहरा महल देखा है? तब जिन ने कहा, हाँ, मैंने वो सुनहरा महल देखा है और उसे मैंने तहस नहस करने की कोशिश भी की थी ताकि मैं उसके अंदर के लोगों को खा सकूं, लेकिन महल इतना मजबूत है कि अंदर नहीं जा सका मैं। तुम मुझे उसके बारे में बता दो। वो तो बहुत ही दूर है, सुर्ख समंदर के किनारे पर। आखिर इतना सफर तय करने के बाद नौजवान मुसाफिर को अपना महल मिल ही गया और किसी तरह बहुत मशक्कत करने के बाद वो सुर्ख समंदर की जानिब पहुंचा।
जब तक वो महल में पहुंचा, उसने अपने आप को एक माली की सूरत में बदल दिया और महल में जाकर पूछने लगा कि क्या उन्हें माली की जरूरत है। उन्होंने जब उसे काम पर रखा तो वो बेहद खुश हुआ। वो अपना सारा वक्त बाकी के नौकरों के साथ अपने मालिकों की अमीरी के बारे में बात करने में बिताता। उसने एक नौकरानी से अपनी दोस्ती बढ़ाई और उससे जादुई बक्से के मुतालिक पूछा और उसने मालूम किया क्या वो उसे देख सकता है। एक शाम नौकरानी बक्सा उठाकर उसे दिखाने के लिए ले आई और जब नौकरानी ने बक्से को बिस्तर के कोने में छुपाया तो नौजवान ने वो जगह आहिस्ता से देख ली। अगली शब जब तमाम लोग सो रहे थे तब नौजवान खामोशी से वहां आया और उसने जादुई बक्सा लिया और उसने खुशी के साथ जादुई बक्सा खोला। तब बक्से ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने महल में जाना है, अपनी पुरानी जगह पर, और मैं चाहता हूँ कि बादशाह, उनकी मलका, तमाम नौकर सुर्ख समंदर में गर्क हो जाएं। उसकी बात खत्म होते ही उसने अपने आप को अपनी पुरानी महल में पाया अपनी बेगम के साथ, जबकि उस महल में रहने वाले तमाम लोग सुर्ख समंदर के अंदर गर्क हो चुके थे। जैसे को तैसा। एक जमाने में चेस्टर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दौलतमंद था लेकिन बेहद कंजूस और मक्खी चूस भी था। उसके यहाँ एक नौकर थी, मैग्दा। अपने बचपन में चेस्टर इलाके का सबसे चुलबुला बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे ज़ईफ हुआ, उम्र बढ़ी, उसे चलने में परेशानी होने लगी। तो उसके वफादार नौकर ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीदे। आखिरकार चेस्टर एक रोज बाजार गया और 7 सोने के सिक्कों में एक खच्चर खरीद लाया। अब हुआ यूं कि 3 चोर भी बाजार में सैर कर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना पसंद था। उन्होंने जैसे ही चेस्टर को देखा कि उसने खच्चर खरीदा है, उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्त, ये खच्चर हमारा होना चाहिए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग जगह पर उस ज़ईफ के रास्ते पर इंतजार करेंगे और हर दफा बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो खच्चर नहीं, गधा है। अगर हम अपनी दास्तान पर अड़े रहे तो वो खच्चर जल्द हमारा होगा। ये तरकीब सबको पसंद आई और तीनों अलग अलग जगहों पर उसका इंतजार करने के लिए खड़े हो गए। जब चेस्टर आया तो पहले चोर ने कहा, और जनाब, कैसे हैं आप? बस बेहतर, आपका शुक्रिया। और कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। तो क्या खरीदा आपने? ये खच्चर। कौन सा खच्चर? जिस पर मैं बैठा हूँ। ओह, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई? जी, क्या मतलब? मुझे तो नजर आ रहा है आपने एक गधा खरीदा है, खच्चर नहीं। एक गधा? क्या बेतुकी बात है। और वो बगैर कुछ कहे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ फासले बाद उसे दूसरा चोर मिला, जिसने उससे कहा, सुबह बखैर साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? बाजार से। क्या चीजें बहुत सस्ती हो गई वहाँ? हाँ, महसूस तो यही होता है। तो बताइए, आपने भी कोई अच्छा सौदा किया? मैंने तो ये खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हूँ। ओहो मियाँ, मेरे खुदा, ये तो एक गधा नजर आ रहा है। गधा? आप भी यही कह रहे हैं? और अगर एक शख्स ने और मुझसे ऐसा कहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने सफर इख्तियार किया, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई, जिसने उससे कहा, सलाम जनाब, क्या आप बाजार की तरफ से आ रहे हैं? जी बेशक। तो फिर क्या खरीद लिया आपने वहां से? मैंने एक खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। एक खच्चर? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खच्चर को लेके मजाक क्यों करूँगा? अरे मेरे प्यारे हबीब, क्या तुम एक खच्चर और एक गधे के बीच फर्क नहीं बता सकते? गुजरे 2 घंटों में आप ये बात कहने वाले तीसरे शख्स हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। और खच्चर से उतरकर उसने कहा, आप संभाले इस जानवर को, मैं तो परेशान हो गया ये सौदा करके।
होशियार चोरों ने जानवरों को अपने हमरा किया और उस पर सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर ने अपना सफर पैदल ही तय किया। जब ज़ईफ आदमी घर पर लौटा तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधे को खरीद लिया था और उसने पूरा वाकया बयान किया। अरे मेरे आका, आपको तो मालूम ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई खेल हो गया है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, वो चोर होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। चेस्टर 2 जुड़वा बकरियों को बहुत ही कम दामों पर खरीद कर लाया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने मैग्दा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ अपने हबीबों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने गोश्त पकाने के लिए कहा, मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए कहा और बढ़िया सा केक भी बनाने के लिए कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और अपने दालान में उसे बांध दिया। फिर उसे खाने के लिए जरा घास दे दी और इसके बाद दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका इस्तकबाल किया। जनाब चेस्टर, आपका इस्तकबाल है। आप यहाँ कैसे? बस कुछ सामान खरीदने आया हूँ। चंद दोस्त रात के खाने पर तशरीफ ला रहे हैं और आप तीनों भी तशरीफ ले आएं तो 4 चांद लग जाएंगे। चोरों ने खुशी को दावत को कबूल किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की कमर पर बांध दिया और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब फौरन घर जाओ और मैग्ना से कहना कि गोश्त पकाए, बढ़िया मुर्ग बनाए और केक भी बनाए रात के खाने के लिए। अब फौरन दौड़ो, हम जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बकरी को खोला, वो तेजी से दौड़ी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ जरा देर बाजार में ही तफरी करता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के हमरा घर के दालान में पहुंचा तो उसने देखा कि बकरी दालान में बंधी हुई चुपचाप घास खा रही है। वो हैरान ज़दा रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर पहुँचे, चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, तुम मैग्दा, तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से कहलवाया था तुमसे? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, गोश्त पक चुका है और मुर्ग मुसल्लम भी। चलो बहुत बेहतर। जब तीनों ही चोरों को पका हुआ गोश्त, बना हुआ केक दिखा और मैग्दा की बात भी सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बकरी हासिल करने के लिए एक साथ तरकीब बनाई और आखिरकार खाना खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए जनाब, आपको अपनी बकरी हमें फरोख्त करनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया, वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी कीमत उनका नुकसान नहीं भर सकती है। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वो तो उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी अपने साथ लेकर रवाना हो गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, कल शब का खाना मत बनाना जब तक हम कहलवाते नहीं। अगले ही रोज बाजार जाकर मुर्गियाँ खरीदी और बोलने वाली बकरी की कमर पर बांध दिया और उससे कहा कि खाने में क्या क्या चाहिए और ये सब बेगमों को बताने के लिए कहा। बकरी को खोला और वो तेजी से दौड़ पड़ी। रात का खाने का वक्त जब हुआ तो तीनों अपने घर में दाखिल हुए और बेगमों को खाना देने के लिए कहा। तुम सब बेवकूफ हो, पागल हो? अरे ये कैसे सोच सकते हो कि बकरी इंसानों तक बातें पहुंचा सकती है? तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है, जो लोगों के साथ किया है, उसका ही समर मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था।
वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुँचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई। लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसर्रत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। जादुई सेब का दरख्त। एक जमाने की बात है जब परियों और बादशाहों का जमाना था। तब ट्यून नाम का एक खुदगर्ज आदमी रहता था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मोनो क्योंकि उसकी एक ही आंख थी। दूसरी का नाम था स्टीरियो क्योंकि वो बहुत आम सी थी। और तीसरी डॉल्बी क्योंकि उसकी 3 आंखें थी। लेकिन क्योंकि दूसरी बहन दिखने में बहुत ही आम सी थी इसीलिए बहनें उसको परेशान करती थी और उनके वालिद भी उसे पसंद नहीं करते थे। उसे पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते, बचा हुआ खाना ही उसे मयस्सर होता। एक बार यूं हुआ कि स्टीरियो जंगल में अपनी बकरी की देखभाल के लिए गई और उसे वहाँ पर बहुत भूख लगने लगी क्योंकि उसकी बहनों ने उसे बहुत ही कम खाना दिया था। वो एक पहाड़ी पर गई और रोने लगी। तभी वहाँ एक अच्छी जादूगरनी आई और उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो स्टीरियो? क्योंकि आम लोगों की तरह मेरी भी 2 ही आँखें हैं, इसीलिए मेरे वालिद साहब और मेरी बहनें मुझसे नफरत करती हैं और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। आज मुझे इतना कम खाना मिला है कि मैं अब तक भूखी हूँ।
मैं तुम्हारी बकरी को एक जादुई बकरी में तब्दील करूंगी। फिर हर बार जब तुम अपनी छोटी काली बकरी से कहोगी, छोटी सी बकरी खाना दो, तुम मेरी भूख मिटा दो, और फौरन ही तुम्हारी बकरी नाचने लगेगी और तुम्हारे सामने खाने से भरी हुई टेबल आएगी, जिसमें से तुम जितना चाहती हो खा सक। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम्हें फकत कहना होगा, छोटी बकरी अभी रुक जाओ, पेट भर गया है। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो गई और स्टीरियो गाने लगी, छोटी बकरी खाना दो, भूख मेरी तुम मिटा दो। और फौरन ही काली बकरी रक्स करने लगी और लजीज खानों से भरी हुई एक बड़ी सारी टेबल सामने आ गई। स्टीरियो खाने लगी और जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने कहा, छोटी बकरी अब रुक जाओ, पेट भर गया, अब खाना लेकर जाओ। और फौरन ही सब कुछ गायब हो गया। शाम होते ही वो अपनी बकरियों के साथ घर गई और उसे एक मिट्टी का बर्तन नजर आया जो उसकी बहनों ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें उनका बचा हुआ बाकी खाना था। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। एक दो बार तो बहनों ने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब तीसरी रोज भी यही हुआ तो वो हैरान ज़दा रह गईं और उन्होंने कहा, स्टीरियो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने 2 दफा वैसे ही खाने को छोड़ दिया। हमने उसके लिए कुछ भी छोड़ा था, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि मोनो के साथ जाएंगी और जब वो बकरियों को चराने के लिए छोड़ देगी तब मोनो ध्यान रखेगी कि कौन स्टीरियो के पास आता है और उसे खाना या पानी देता है। जब स्टीरियो निकलने वाली थी तब मोनो ने कहा कि वो भी उसके साथ आएगी और नजर रखेगी कि वो बकरियों का ठीक से ख्याल रखती भी है या नहीं। स्टीरियो को मालूम हो चुका था कि उसकी बहनों के दिमाग में क्या है। वो बकरियों को बहुत अच्छी घास के करीब ले गई और उसने कहा, आओ मोनो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। मोनो बैठ गई। धूप में इतनी देर तक चलने की वजह से वो बेहद थक चुकी थी। स्टीरियो अपनी बहन के गहरी नींद में जाने तक गाती रही। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, स्टीरियो ने टेबल मंगाया और खाना पीना पूरा कर लिया। जब तक मोनो की आँख खुली तब तक टेबल गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बहन से कहा, चलो हम चलते हैं। फिर दोनों अपने घर पहुंची और जब वालिद साहब ने देखा कि स्टीरियो ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया तो उन्होंने मोनो से दरियाफ्त किया कि क्या उसने देखा था, और मोनो ने कबूल किया कि वो तो सो गई थी। आइंदा सुबह वालिद साहब ने डॉल्बी को अपनी बहन स्टीरियो का पीछा करने के लिए कहा। इसीलिए डॉल्बी ने अपनी बहन से कहा कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन स्टीरियो उसके इरादे के मुतालिक जान गई थी और दोबारा वो बकरियों को सबसे बेहतरीन जगह पर घास खिलाने के लिए ले गई। फिर उसने अपनी बहन को बिठाया और गाने की ख्वाहिश की। डॉल्बी ने उसकी बात मानी। स्टीरियो पहले की तरह ही गाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता डॉल्बी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और वो सो गई, लेकिन उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी। डॉल्बी ने चालाकी से उसे भी बंद कर दिया और सोने का बहाना किया, लेकिन वो देखती रही। स्टीरियो को लगा कि अब मामला ठीक है तो उसने जादुई अल्फाज कहना शुरू किए। डॉल्बी ने सब कुछ देखा और बाद में स्टीरियो ने आकर उसे जगाया और कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब वो घर पर पहुंची तब डॉल्बी ने अपने वालिद को बताया कि उसे मालूम है कि स्टीरियो क्यों उनका बचा हुआ खाना नहीं खाएगी। फिर वालिद साहब ने गुस्से में आकर एक छुरा लिया और बकरी को मार दिया। जैसे ही स्टीरियो ने देखा तो वो गमज़दा होकर उस जगह पर गई और बेहद रोई। अचानक से उसे अच्छी सी जादूगरनी फिर से नजर आई और जादूगरनी ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया। स्टीरियो, अपनी बहनों से हाथ जोड़कर उस बकरी के अंदरूनी हिस्सों को ले लो और घर के दरवाजे के सामने मिट्टी में उन्हें गाड़ दो और देखना तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। ऐसा कहकर वो फिर से गायब हो गई और स्टीरियो भी घर के दरमियान चली गई और उसने अपनी बहनों से कहा, प्यारी बहनों, मुझे उस मरी हुई बकरी का कुछ हिस्सा दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंदरूनी हिस्सा दे दो। बहनों ने बेवकूफी में उसे हिस्से दे दिए
और उसने उन्हें चुपचाप दरवाजे के सामने दफना दिए। दूसरे दिन सुबह उनके घर के सामने एक बेहद खूबसूरत दरख्त नजर आया जिस पर चांदी के पत्ते थे और सोने के सेब टंगे हुए नजर आ रहे थे। वालिद साहब ने देखते ही मोनू को कुछ सेब तोड़ने के लिए कहा। मोनू पेड़ पर चढ़ी और उसने एक शाख को सेब तोड़ने के लिए अपनी जानिब खींचा, लेकिन वो शाख तो उसके हाथों से बाहर निकल गई। जब भी वो उसे छूने की कोशिश करती, शाख उससे और दूर चली जाती। आखिरकार वो थक गई और उसने हार मान ली। फिर वालिद साहब ने डॉल्बी को यही चीज दोहराने के लिए कहा और आखिरकार वही हुआ। फिर वालिद साहब इतने बेचैन हो गए थे कि वो खुद ही दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें भी कामयाबी हासिल न हुई। अब स्टीरियो ने अपनी कोशिश के बारे में सोचा, लिहाजा वो दरख्त पर चढ़ गई और फौरन ही उसके छूते ही सुनहरे सेब उसकी गोद में गिर पड़े और उसकी गोद सेब से भर गई। वालिद साहब ने उसके सारे सेब छीन लिए। एक सुबह तीनों बहनें दरख्त के नीचे खड़ी थी। तभी दूर से एक नौजवान सिपाही घोड़े पर सवार होकर उनकी जानिब आने लगा। दूर हटो स्टीरियो, तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा ना होना पड़ी। और उन्होंने करीब ही रखी एक खाली टंकी जिसमें कुछ सुनहरे सेब भी रखे हुए थे, उसमें उसे छुपा दिया। जल्दी ही सिपाही दरख्त के नजदीक आया और वो जादुई दरख्त की तारीफ करने के लिए वहीं ठहर गया। उसने पूछा कि फिलहाल ये दरख्त किसका है, क्योंकि उसे उस दरख्त की एक शाख चाहिए थी। मोनू और डॉल्बी ने जवाब दिया कि ये दरख्त उनका ही था और उन्होंने सिपाही के लिए एक शाख खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूती, शाख और फल दूर हट जाते। बहुत ही अजीब बात है, ये दरख्त आपका होकर भी आप उसके फल नहीं निकाल पा रही हैं। जब वो बात में मसरूफ थे, तभी स्टीरियो ने एक सुनहरा सेब टंकी के अंदर से बाहर डाला, जो बिल्कुल सिपाही के कदमों में जाकर रुका। सेब देखते ही वो हैरान रह गया और उसने दरियाफ्त किया कि वो कहाँ से आया है। और फिर मोनू और डॉल्बी ने कहा कि उनकी एक और बहन है, लेकिन उन्होंने उसे बाहर न आने के लिए डराया है। सिपाही ने खुद ही उसे अपने पास बुलाया। सुनो, तुम यहाँ आओ। और जल्द ही स्टीरियो टंकी से बाहर आई। सिपाही उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गया और उसने कहा, ओह, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ भूख और प्यास से परेशान हूँ। सुबह से शाम तक परेशान रहती हूँ। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ये सुनते ही सिपाही ने स्टीरियो को अपने साथ घोड़े पर बैठाया और उसे अपने घर बादशाह के महल में ले गया और वहाँ दोनों ने शादी कर ली। बहुत धूमधाम से शादी हुई। वो पेड़ अभी स्टीरियो का ही है और उसके अलावा कोई दूसरा उसे छू नहीं सकता और न ही काट सकता है। कहानी खत्म हुई। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाला जादुई तालाब। एक जमाने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी शहजादी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद बिगड़ैल थी, बेहद जिद्दी और मतलब परस्त थी और हमेशा लजीज खानों के लिए भूखी रहती थी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया और ढेर सारी दुआओं के साथ साथ उसकी सल्तनत में मुकीम जादुई तालाब के बारे में भी उन्हें बताने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले तालाब के मुताल्लिक आपको आगाह करने वाला हूँ। बात ये है कि उसी दौरान छोटी सी जैस्मिन भी दरबार से होकर गुजर रही थी और उसने उस जादूगर को अपने वालिद मोहतरम से बातें करते हुए सुन लिया। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनकर वो बेहद खुश हो गई। तालाब के मुतालिक जादूगर की मुकम्मल बात सुनने से पहले ही वो अपने कमरे में चली गई। मुझे लजीज खाने की तलब के लिए जादुई तालाब के पास जाना ही होगा।
अगले ही रोज जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर जादुई तालाब की जानिब रवाना हो गई। दोपहर तक वो अपनी जेब में सुनहरी अशर्फियाँ लिए जादुई तालाब तक पहुँच गई। वो खूब सारी चीजें मांगना चाहती थी, जैसे कि केक, आइसक्रीम, हैमबर्गर, पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बिस्किट और बहुत कुछ। लेकिन जब तालाब के करीब ही लिखी हुई एक तलकीन उसने पढ़ी तो वो बहुत उदास हो गई। एक शख्स की एक ही ख्वाहिश, जादुई तालाब कर दो ख्वाहिश पूरी, खाने से पूरी मटका दे दो, मेरी भूख है अधूरी। कि फौरन ही तालाब से एक मटका बाहर बरामद हुआ और एक सदा सुनाई दी, मुकम्मल कर दी ख्वाहिश जो चाही थी तुमने, लेकिन तलकीनों की पाबंद रहना जो हमने बनाई हैं। 3 जादुई अल्फाज जरूर दोहराना, डिंग डोंग ट्वैंग। जादुई मटका करेगा आगाज खाना बनाना, ख्वाहिश होगी मुकम्मल, भूख हो जाएगी पूरी, लेकिन फिर कहना रुक जा मटके रुक जा, वरना वो खाना बनाता ही रहेगा। बेहतर है यही होगा। जैस्मिन अपने महल में लौट आई। वो जादुई मटके के मुतालिक बहुत खुश थी और उसने जादुई अल्फाज कह दिए, डिंग डोंग ड्वेंग, मुझे चाहिए चॉकलेट की कोको पुडिंग। कि फौरन ही जादुई मटके से चॉकलेट केक और पुडिंग की बारिश होने लगी। जास्मिन उस पर गिर पड़ी और फौरन ही भूखों की तरह उन्हें खाने लगी, जैसे उसे शदीद भूख लगी हो। रोज बरोज दिन गुजरते रहे और वो जादुई मटके से खाना हासिल करती रही, लिहाजा उसका वजन भी बहुत बढ़ गया। एक रोज बादशाह उससे मुलाकात के लिए आए और उन्होंने बहुत मोटी लड़की को मुर्गा खाते हुए देखा। बादशाह उसके करीब आए और करीब आने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं पहचान सके। वो हैरान ज़दा रह गए और उन्होंने कहा, मेरी शहजादी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया? अब्बाजान, गुजरे कुछ रोज पहले मैंने जादुई तालाब को एक तोहफा दिया था और खाना बनाने वाले मटके की दरियाफ्त की थी। कई रोज से मैं मटके से खाना मांग रही हूँ और गुज़िश्ता शब मैं मटके को रोकने वाले जादुई अल्फाज भूल गई। बादशाह को एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी बहुत लालची खुदगर्ज है। उन्होंने रोती हुई शहजादी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, तुम कभी किसी की बात को नहीं मानती। हालांकि मुझे मालूम है तुमने जादूगर को जादुई तालाब की बात कहते सुना है, लेकिन यकीनन तुमने मुकम्मल बात नहीं सुनी। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक जादुई तालाब के बारे में आपको आगाह करने आया हूँ। वो तालाब ख्वाहिशें तो मुकम्मल करता है, लेकिन उसके बाद कुछ यूं होता है। वो एक शैतानी तालाब है और उसे जल्द अज जल्द तबाह कर देने का मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, अब क्या तुम्हें मालूम हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है? बादशाह ने अपने कारिंदों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया, उस मटके को लो और राख कर दो। कारिंदों ने फौरन ही बादशाह की बात मानी और उस मटके को आग लगा दी और उसे पूरी तरह खत्म होकर राख होते हुए देखा। और उसके बाद शहजादी हर रोज कसरत करने लगी और बहुत ही जल्द वो पहले की तरह दुबली हो गई और फिर तमाम लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सबक देती है, मुकम्मल बात जाने बगैर काम नहीं करना चाहिए। कहानी खत्म हुई। लोमड़ी और सारस। एक दफा एक जंगल में दो बहुत अच्छे लेकिन जरा अजीब दोस्त रहते थे। उनके नाम थे जनाब लोमड़ी और जनाब सारस। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और सारस इतना अक्लमंद नहीं था। एक रोज लोमड़ी ने सारस को रात के खाने पर दावत दी। हमने कभी एक दूसरे को खाने की दावत ही नहीं दी, क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या पकाओगे? वो तो पोशीदा है। तो फिर मैं किस दिन और किस वक्त आऊं? कल शाम 7 बजे।
तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। कल मुलाकात करते हैं। हाँ, पर वक्त पर पहुंचना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगले रोज सारस लोमड़ी के घर पर जा पहुंचता है। खुश आमदीद, आओ बैठो, खाना तैयार ही है। अरे जरा बताओ तो, खाने में क्या पकाया है? मैंने लजीज सूप बनाया है, यकीनन तुम्हें बेहद पसंद आएगा। लेकिन जब सारस टेबल पर बैठा तो लोमड़ी ने सूप बहुत ही सादा सी प्लेट में पेश किया। क्या हुआ? मैं अपनी इस लंबी चोंच से कुछ खा ही नहीं पा रहा। अच्छा, ये मसला है, तो कम से कम तुम अपनी चोंच को उस प्लेट से भिगो लो। खैर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि कल तुम मेरे घर जरूर आओगे रात की दावत के लिए। क्यों नहीं, कल रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहुंच जाऊंगा। उस शब सारस भूखा ही घर लौट आया। अगली शब लोमड़ी सारस के घर पर आई। आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या पकाया है तुमने? तुम मेरे खास पसंदीदा मेहमान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, लजीज सूप। क्या वाकई? बिल्कुल, आओ तशरीफ रखो, खाना बिल्कुल तैयार है। लेकिन लोमड़ी ये देखकर हैरान ज़दा हो गई कि सूप तो एक जार जैसी लंबी बोतल में रखा हुआ था, जिसका मुंह बेहद छोटा सा था। सूप तो वाकई बहुत लजीज नजर आ रहा है मेरे दोस्त, लेकिन मेरा मुंह जार के दरमियान तो पहुंच ही नहीं सकता। क्या वाकई? चलो तो तुम जार को बाहर से चाट सकते हो। अब लोमड़ी को सारस के इस रवैये पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो शातिर अंदाज में खामोश रही और उसने अच्छा सबक सिखाने की ठान ली। उसने कहा, ठीक है, हम दोबारा से शुरू करते हैं। कल तुम फिर से मेरे घर खाने पे क्यों नहीं आते? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, पर अब से खाने की प्लेट तुम्हें अपने खुद से लानी होगी। लिहाजा अगली ही शाम सारस लोमड़ी के घर खाने पर गया। कैसे हो दोस्त? तशरीफ रखो, खाना तकरीबन तैयार ही है। तो बताओ, खाने में क्या बनाया है? लजीज सारस की खिचड़ी, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है। सारस। लेकिन सारस तो मैं ही हूं। जानता हूं मैं। और फिर लोमड़ी ने सारस का घर के बाहर और पहाड़ की चोटी तक पीछा किया और काफी फासले तक लोमड़ी ने सारस का पीछा किया और उससे पकड़ लिया। बहुत देर बाद लोमड़ी घर वापस आई। उसके मुंह में सारस के पंख दबे हुए थे। वो टेबल पर दराज हुई, रुमाल खोला और खिचड़ी का लुत्फ उठाने लगी। उसने सारस की खिचड़ी बड़े मजे से खाई। तो कहानी ये सबक देती है दोस्तों कि लोमड़ी के साथ लोमड़ी वाली चाल मत चलो। कहानी खत्म हुई। कुदरत की शराइत। हजारों साल पहले जब सबका रब अपनी मखलूक के साथ ही रहता था और अब तक उसने इंसान को नहीं बनाया था, तब खरगोश सबसे होशियार मखलूक में से एक था। एक दिन खरगोश रब से मिलने उसके जंगल में बसे हुए महल में आ गया। तुम्हें महल में देख के खुशी हुई। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओ मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, इस पूरे जहान और तमाम मखलूक पर आप ही की हुकूमत है। मुझे आपकी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? बस एक ख्वाहिश है, मुझे अक्लमंद और शातिर बना दीजिए। वाह वाह वाह, सब दौलतमंद बनना चाहते हैं, लेकिन तुम शातिर बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मैं जंगल के सारे जानवरों से ज्यादा होशियार बनना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना हुनर मुझे दिखाना होगा, क्योंकि मैं होशियार और अक्लमंद दूसरी मखलूक बनाने की सोच रहा था। अगर तुमने खुद को साबित किया तो मैं इंसान बनाने का अपना इरादा तर्क कर दूंगा। कहो क्या कहते हो?
मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरी खातिर 5 नीले परिंदे, 5 सफेद तितलियां और तुम्हारे जिस्म जितनी मधुमक्खी लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मैं ले आऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। इसके बाद जंगल में खरगोश थका हुआ लौट कर आता है। वो तालाब के करीब जाकर बैठ जाता है। तमाम जानवर आकर तालाब का पानी पीने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद 5 नीले पंछी भी तालाब का पानी पीने के लिए वहाँ आते हैं और फिर वो खेलने कूदने लग जाते हैं। आज मुझे मेरी खूबियाँ पता चलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये सच नहीं है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नहीं, वो उस कदर नहीं है। 5 नीले पंछी उसके करीब आते हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? बताओ आखिर क्या बात है? अरे कुछ नहीं, नामुमकिन है। अरे हमें बताओ तो क्या हुआ? ओह, किसी ने मुझे कहा था कि तुम लोग मेरे साथ आओगे, लेकिन मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है। तुम सफर से थकोगे। तुम मजाक कर रहे हो? हम तो हमेशा ही दूर तक उड़ते हैं। उड़ने से हमें थकान नहीं होती है। हम तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकते हैं। हम कभी नहीं थकते। 5 नीले पंछी हंसते हैं और खरगोश के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब तालाब के करीब 5 सफेद तितलियां आती हैं। वो फूलों से शहद पीने लगती हैं। अरे वाह, मैंने इतनी खूबसूरत तितलियां कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगी। ये तो नामुमकिन होगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ। 5 सफेद तितलियां उसके करीब आती हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हमें बताओ तो क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन मुझे पता है ये नामुमकिन है। तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? हम कभी नहीं थकते। हम हमेशा ही दूर का सफर करते हैं। हम कभी नहीं थकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। 5 सफेद तितलियां हंसकर खरगोश के इर्द गिर्द रक्स करने लगती हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब एक बड़ी मधुमक्खी आकर फूलों से शहद पीने लगती है। वाह, कितनी खूबसूरत मधुमक्खी है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। ये तो नामुमकिन है। मैं पागल हूँ। मधुमक्खी उसके करीब जाती है। ओह खरगोश, क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये तो नामुमकिन है। मुझे बताओ तो आखिर क्या बात है? किसी ने कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी नहीं थकती। मैं हमेशा दूर तक उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छे, चलो हम सब चलते हैं। हाँ, चलो। चलो। लेकिन ठहरो, तुमने हमें बताया नहीं कहाँ जा रही हैं? वो एक बड़ा खुशनुमा लम्हा है। अच्छा है या बुरा? ओह बेशक, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। कुदरत के महल में खरगोश, 5 नीले पंछी, 5 सफेद तितलियां और बड़ी सी मधुमक्खी कुदरत के सामने हाजिर होते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा। कुदरत 5 पंछी, 5 तितलियां और मधुमक्खी की जानिब गौर करते हैं। तो तुम इन सबको हमरा ले ही आए। क्या अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें और होशियार बना दूं तो वो एक बड़ी गलती होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत अक्लमंद हो। अच्छा, तो क्या मैं जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा अक्लमंद हूँ?
तुम हमेशा से ही अक्लमंद थे, लेकिन तुम जानते नहीं थे तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। वो तमाम एक साथ बात करने लगते हैं और खरगोश अपने आप में खुश होकर महल से रवाना हो जाता है। कहानी खत्म हुई। जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा। देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। या अल्लाह! वो फिर चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा? पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ। भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अबू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपने चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली उसमें से एक बड़ा सा इफ्रित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफ्रित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया। फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैं जी जनाब इफ्रित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफ्रित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफ्रित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे।
हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा, साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया, देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ। अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से अंदर कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो मैं वादा करता हूँ, जो इस जार से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ, लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई।